गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एक न्यू वीडियो है क्योंकि मैंने सारी मिट्टी आप लोग को नहीं पढ़ा पाई थी, ठीक है। वो शॉर्ट में भी थी। आई एम श्योर आप लोग को बहुत इश्यूज़ हुए होंगे, इसलिए मैं एक न्यू टॉपिक बना रही हूँ जिसमें आप समझ सकते हैं पूरा कंप्लीट मिट्टी के बारे में क्या क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल। मिट्टियाँ भी काफ़ी टाइप की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये वो वाला इलाका है। यहाँ पे कैसी, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये जितना एशिया वो ये वो सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे इस इलाके में आपको पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे पठार बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जो इलाका है यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। देखिए जो भी मैंने बनाया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया। आप चाहेंगे तो इसकी पूरी फ़ोटो खींच सकते हो, ठीक है। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनका। मैं ऐसे कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है। तो आई एम श्योर आप सबने ले लिया होगा। तो देखिए जो मिट्टी है ये मरुस्थलीय मिट्टी है। यहाँ पे जो लाइन मैंने बनाई हुई है ये पर्वतीय मिट्टी है, और लैटराइट मिट्टी इस तरह से मैंने वो स्ट्रेट लाइन में बनाई हुई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब पर्वतीय मिट्टी है, सबका सिंबल मैंने अब बनाया हुआ है। क्रॉस काली मिट्टी है, जो अल्फ़ा टाइप बनाया है वो लाल मिट्टी है, और 0 जो करके वो जलोढ़ मिट्टी है। ज़्यादा इलाकों में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जा रही हैं, आप भी देख रहे होंगे। आपने ये देखा होगा जो काली मिट्टी है वो कुछ जगह पाई गई है। काली मिट्टी केवल यहीं पे पाई गई, और सब जगह लाल मिट्टी पाई गई। जो इलाका होता है तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब इलाके में लाल मिट्टी ही होती है, ओनली लाल मिट्टी। ये काली मिट्टी आप पता है कैसे आ गई? एक घटना हुई थी, हम सबको पता है कि पृथ्वी हमारी घूमती है, रोटेट करती है, ठीक है। जब पृथ्वी हमारी घूमते हुए आ रही थी तो एक जगह पे वो हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। उस ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा था वो इस जगह को मैं क्रैक करते हुए यहाँ पे लावा इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब लावा जब कलेक्ट हो गया तो वो धीरे धीरे पिघले और ठंडा होगा। टाइम के साथ साथ ठंडा होने के बाद उसने काली मिट्टी के रूप में वो आके यहाँ पे हो गया, तो ये भी काली मिट्टी का उसने निर्माण कर दिया था। अगर ये घटना ना हुई होती लेटराइट वाली तो यहाँ पे हमारी काली मिट्टी ना आ पाती। तो अगर काली मिट्टी आई है तो इसीलिए आई क्योंकि ये अलग घटना हुआ था। अगर ये घटना ना हुई होती ज्वालामुखी विस्फोट वाली, क्या है पता है कौन सी मिट्टी होती? ओनली लाल मिट्टी जाई होती। और यहाँ पे जब लावा ठंडा होकर जो पर्वत बने, तो पता है कौन सा पर्वत है? उसका क्या नाम है? बेंजार बेजन पर्वत बना था, ठीक है। अब मिट्टियों के बारे में, तो यहाँ पे कितनी मिट्टी होती है? भारत में हमारे 8 मिट्टी पाई जाती है। भारत की कृषि अनुसंधान परिसभा में 1986 में भारत में 8 मिट्टियों में विभाजित किया, मतलब भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती है इन सबको 8 भाग में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको थ्योरी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। मेन तो ये होता है कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आपको मैंने लाल मिट्टी, काली मिट्टी कहानी बहुत चीज़ बता दी। पर्वतीय मिट्टी तो पर्वत से ही होती है, ठीक है, उसमें कुछ बताने के वाला है ही नहीं। ये जो हाँ जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। जलोढ़ मिट्टी होती है जो, मतलब जैसे आपने छोटे भी खेला होगा, कभी कभी से मम्मी लोग हम लोग कह देते हैं कि आटा सानो, तो हम लोग ये गेम खेला करते हैं, ठीक है। आप एक पेटकली करो, आप एक थोड़ा सा पानी लो, ठीक है, एक कंटेनर लो, उसमें पानी रख लो। पानी में आप थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते एक टाइम में आटा ना दलदला सा हो जाता है, मतलब पानी और आटा दलदल सा हो जाता है, ऐसा लगता है बस उंगली डालने से धंस जाती है, ठीक। वो मतलब एब्जॉर्व का वो इतना एब्जॉर्व हो जाता है, उसको ज़रूरत होती है, क्वांटिटी होती है, उससे थोड़ा अप्रॉक्स
2-4% ज़्यादा होता है, उससे आगे नहीं होता यहाँ पे। तो उसी को जो हमने जो आटा वाला प्रोजेक्ट किया है वही यहाँ पे होता है। जब जैसे एक बार की तो जो समुद्र आता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जब आते आते एक टाइम ऐसा होता है कुछ जगहों पर कि पानी होता है और मिट्टी होती, मतलब बालू होती, बालू कण उतने होते हैं आप जैसे आराम से पैर रख के उस पर चल सकते हो। आपने कहीं भी देखा होगा नदी में कुछ ऐसी जगह होती हैं, साइड साइड में ज़्यादा होती है। जैसे आप कोई भी नदी में जाओगे आपको साइड साइड मिलेगा कि पानी कम होता है और मिट्टी थोड़ा ज़्यादा होती है, तो दलदला सा इलाका हो जाता है। उसी इलाके को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी में जो पानी वाला होता है, इसी तरह समुद्र जब आता है अपने साथ खनिज लेके आता है, तो नीचे ना मिट्टी की जगह खनिज होता है, ऊपर पानी होता है, उसी को हम कह देते हैं। तो सॉरी, जो वो इलाका होता है उसी को हम जलोढ़ मिट्टी वो बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आपको डीपली समझाने के लिए हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी ही स्टार्ट करेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होती है? यह मृदा लगभग 19 लाख पर किलो क्षेत्रीय, मतलब अगर लाख में देखा जाए तो 19 लाख है, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 70% पाई जाती है, क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मृदा में रेत गाद की अधिकता होती है, मतलब रेत मैंने बताया था उसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, और उसी को कुछ जगह हम गाद भी कह देते हैं, ठीक है। उसमें रेत और गाद की अधिकता पाई जाती है। जो प्राचीन जलोढ़ होते हैं उसे बांगर कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं, जिसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। देखो ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर पाया क्या जाता है। जलोढ़ प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट, क्यों जो प्राचीन जलोढ़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राचीन मतलब जो पुराना काफ़ी टाइम का रखे वो स्टोर होता है, तो उसे हम लोग प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। कहाँ पे लिखा था मैंने, उस प्राचीन जलोढ़ उसे हम लोग क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। कोई पूछ ले कि प्राचीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। फिर प्राचीन जलोढ़ में होता क्या है, तो हम आराम से बता सकते हो, उसमें कंकड़ होते हैं। इसे आप चाहे कॉपी, जब मैं पढ़ाऊँ तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्हें आप लिखते रहा करो, क्योंकि ये वीडियो आपके पास 24 आवर्स रहे चाहे ना रहे, जो आप नोट्स बनाओगे वो आपके पास हमेशा रहेगा, तो इसलिए आप उसे हमेशा रखें अपने पास। कॉपी पेन लेकर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखते रहा करो। ये तो मेरी लैंग्वेज है, बट आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, जिसकी वजह से इसका रंग काला व भूरा होता है। इसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है आपको ब्लैक पेन से या हाइलाइटर से हाईलाइट ही मिलेगा। और जो नवीन जलोढ़ होता है उसे हम लोग खांगर कहते हैं। इसमें मतलब जो नवीन जलोढ़ होता है उसमें उपजाऊ शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, उपजाऊता काफ़ी अधिक पाई जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग खाद डालते हैं, किसान खाद डाला करते हैं, क्योंकि उनकी उपजाऊ नहीं हो पाती ज़्यादा अच्छे से, जैसे कुछ भी वो उगाते हैं तो क्योंकि उसमें मटेरियल कम होता है। बट जो हमारी नवीन जलोढ़ होती है उसमें मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, तो कुछ भी आप उगाते हो तो आराम से उसमें खाद काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो इसे भी आप हाईलाइट कर सकते हो चाहो तो। अब इसके खनिज भी इम्पॉर्टेंट होता है। एक मिनट रुकना। जैसे खनिज है, अब इसमें खनिज क्या क्या पाया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही पूछ लेता है जलोढ़ में खनिज क्या क्या पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा में जो खनिज है पोटेशियम, फास्फोरिक अम्ल, चूना, पोटेशियम, फास्फोरिक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्व, इसमें कार्बनिक तत्व होते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, देखो कोई मिट्टी हो उसमें नाइट्रोजन किसी मिट्टी में नहीं पाया जाता, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन नहीं होता। प्लस ह्यूमस मीन्स फॉसल्स नहीं होते। फॉसल जैसे कहते हैं जो फॉसल्स, ह्यूमन्स मीन्स वो होता है जो मतलब मृत जीव जो पाए जाते थे। जो कुछ लोग जो आपने देखा हो कभी कभी कि सुनने में आता है कि फॉसल्स पाए गए हैं,
प्राचीन फॉसल्स मिले हैं। फॉसल्स में जो लोग जो जीव जंतु कैसे मर जाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर मिला करते हैं, उनका मतलब कैसा स्ट्रक्चर था और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, तो उन्हें हम लोग फॉसल्स बोलते हैं। काफ़ी पुराने हो जाते हैं उसमें लोग फॉसल्स बोलते हैं। इसमें फसल क्या क्या उगा सकते हैं, आप धान उगा सकते हो, गेहूँ उगा सकते हो, गन्ना हो गया, तिलहन दलहन, ये सब चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। फिर लाल मिट्टी, लाल मिट्टी तो मैंने आपको वैसे भी काफ़ी अच्छे से बताया। हमें देखिए लाल मिट्टी से पढ़ना, ठीक है। ये भारत में 5.18 लाख मतलब 5.18 लाख पर किलोमीटर में फैली हुई, ठीक है। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 18.6%। अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 18.6% है। और अगर हम वैसे हम देखते हैं तो 5.118 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। इतने क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। ये जो मृदा, ये जो मिट्टी है, ये मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे चट्टानें होती हैं। मैंने बताया था ये यहाँ पे चट्टानें और मतलब बारिश होती है, यहाँ पे चट्टानें भी होती हैं और बारिश भी होती है, ठीक है। यहाँ पे चट्टानें और वर्षा भी अच्छी खासी हो जाती है। यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है जहाँ पे लाल मिट्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लाल, अच्छा इसमें क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड, ये जो लाल मिट्टी है यहाँ पे फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। इसके कारण इसका जो कलर होता है रेड कलर का होता है। ये जो फेरस ऑक्साइड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि देखो, आपसे वो सिंपल पूछ लेगा कि जो लाल मिट्टी का कलर रेड होता है क्यों होता है, किस कारण होता है, तो आप सिंपली बताओगे लाल मिट्टी का जो कलर होता है हमारा वो फेरस ऑक्साइड के होता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का कलर रेड कलर का होता है, ठीक है। फिर चट्टान, ये जो लाल मिट्टी बनी है वो कैसे बनी है, और सीधा लाल मिट्टी थोड़ी फैल गई, ये जो चट्टानें हुई हैं, अच्छा हमें ये पता है कि चट्टानों से और वर्षा से लाल मिट्टी बनी है। अब एक बार की थोड़ी ना वो लाल मिट्टी बन गई होगी, तो चट्टानों का अपचयन और अपघटन हुआ करता है। देखो जो कलर होता है, अब ना हम ये वाला लाइन हो रहा था ना, चट्टान जो बनी हुई, जो लाल मिट्टी बनी हुई है एक बार की थोड़ी फैल गई है, ये चट्टानों का अपचयन और अपघटन की क्रिया हुई है। मैंने अपचयन और अपघटन क्रिया आप लोग को समझाया हुआ है कि कैसे होती है। अपचयन मीन्स कोई आपने देखा होगा, जैसे आप बहुत दूर मत जाओ, ठीक है, आपने आसपास की चीज़ों से समझो। जैसे आपके आसपास आपने कहीं देखा हो खंडहर, आपने देखा है, सिंपल सी बात, आप कहीं मत जाओ, आपने दीवार देखी, कहीं आपने ये चीज़ देखी होगी, जैसे कोई नई दीवार आप बना के छोड़ दो, ठीक है, आपने बनाई, उसमें आप प्लास्टर मत कराओ, ओनली ईंटे से और उससे सीमेंट से आप बना के घर बस छोड़ दो, उसमें आप प्लास्टर मत करो, ना पेंट करो, कुछ मत करो, ठीक है। आप यहाँ भी मत जाओ, आपने अपने घर की छत देखी होगी, छत पे तो सब गए होंगे ना, छत की जो दीवारें आपने देखी होगी, जिस दीवारों में प्लास्टर ना हो, ठीक है, और ईंटें और सीमेंट की दीवार हो, आप जैसे आपने अभी बनाया, ठीक है, आप 4-5 साल बाद जाओगे, आप देखोगे 4-5 साल बाद क्यों, आपने जैसे आप झाड़ू लगा दो, ठीक है, आप छत पे गए, आपने घर में झाड़ू लगा दी और फिर आप नीचे चले आओ, आप हफ्ते भर बाद जाओ, ओनली 7 डेज़ बाद, ओके। जैसे आप 1 हफ्ते बाद अपना छत पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि दीवार काफ़ी बालू मिट्टी के कण आपको मिले होंगे, नीचे पड़े रहते हैं, ठीक है, तो एक बार की थोड़ी हो जाते हैं, आप कहीं उड़ के थोड़ी आ रहे हैं, हाँ वो उड़ के ही आ रहे हैं, आप ये बात कह सकते हो कि उड़ के आ रहे हैं। जो आपकी दीवार है वहाँ से नीचे धीरे धीरे कुछ कण निकलते रहते हैं, और निकल के नीचे गिरते होते, ठीक है, निकल के नीचे गिरते होते, उसे अपचयन कहते हैं। और हवा की हेल्प से, हवा के थ्रू से वो एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये कौन सी क्रिया होती है, अपचयन और अपघटन की क्रिया मैंने आपको समझाई है। जो आपकी मिट्टी के कण हैं वो एक जगह से जाके दूसरी जगह पे, हवा है चलती है, वो हवा के साथ उड़े, एक जगह जाके दूसरी जगह जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
तो अपचयन अपघटन की क्रिया वही होती है, आपके जो दीवार है वहाँ कण गिर के ज़मीन में इकट्ठा हुए अपचयन हो गया। और जो ज़मीन में इकट्ठे कण है वो एक जगह से जब दूसरे स्थान पे डाइवर्ट हो जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन की क्रिया कह देते हैं। इसी तरह से चट्टानों के साथ होता है, चट्टानों के पार्टिकल्स गिरते रहते हैं और वो एक तरफ से गिरते चले जाते हैं और हवा आती है वो एक जगह दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसे अपघटन की क्रिया कहते हैं। अपचयन और अपघटन की दोनों क्रिया की वजह से ही लाल मिट्टी काफ़ी जगह पूरे में फैली हुई है। ये आपने देखा होगा, ये इतने पूरे इलाके में फैली हुई, क्यों, चट्टानें यहाँ पे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हुई और पूरी जगह में फैल गई। और काली मिट्टी का मैंने आपको प्रोसेस बताया ही था, ठीक है। अपचयन और अपघटन की वजह से ये फैलती है, ठीक है। ये अपेक्षाकृत उपजाऊ होती है, ठीक है, कि कम उपजाऊ होती है। जैसे और मिट्टियाँ काफ़ी, उनमें ग्रोथ करने की कैपेसिटी काफ़ी होती है, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर इसमें अगर अच्छे तरह से सिंचाई की जाए तो इसके हम जो उर्वर शक्ति है जो बढ़ाने की, जो उपजाऊ कैपेसिटी, मतलब कुछ भी उगाने की जो कैपेसिटी है वो हम बढ़ा सकते हैं अगर इसमें हम अच्छे सिंचाई करें तो। अच्छा, खनिज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पे घुलनशील लवण काफ़ी पाए जाते हैं, जो मतलब ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो पानी में घुल जाएं। यहाँ पे घुलनशील लवण पाए जाते हैं। फिर इसमें क्या नहीं पाया जाता, मैंने सबसे मेन तो आपको बताया ही था। इसमें क्या नहीं पाया, नाइट्रोजन किसी में नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन फास्फोरिक अम्ल की कमी होती है। यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन फास्फोरिक अम्ल नहीं पाए जाते, इसकी यहाँ पे कमी होती है, ठीक है। अब बात आती है फसल की, तो यहाँ पे क्या हम उगा सकते हैं। अगर हम मेन में मोटा जानना चाहें तो मोटा अनाज बहुत आराम से उगा सकते हैं। मोटा अनाज आराम से हो जाएगा, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया। ये रागी है, रानी मुझसे बाय मिस्टेक हो गया, रागी है, ठीक है। ये यहाँ पे रागी लिखा हुआ, मुझसे बाय मिस्टेक रानी हो गया था। तो एंड टाइम पेन भी नहीं चलता है। ये रागी है, ठीक है। रागी भी हो जाता है, मूंगफली हो जाती है इसमें, और तम्बाकू भी हो जाता है। तम्बाकू आदि काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे तम्बाकू है, तम्बाकू हम देखा जाए सबसे तम्बाकू कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, अगर तम्बाकू की हम बात करें सबसे ज़्यादा तम्बाकू कहीं होता है तो वो है आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा तम्बाकू कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये तम्बाकू के लिए फेमस है। फिर आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में मैंने आपको बताया। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी में कपास काफ़ी अच्छा होता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। अब काली मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। काली मिट्टी क्या है, यह भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, ठीक है। अगर हम वैसे देखा जाए 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और अगर परसेंटेज में देख पाएँ तो 15.2% क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। ये काली मिट्टी मैंने आपको बताया था। काली मिट्टी कैसे हुई है, ज्वालामुखी की फटने से हुई है, मैंने ये भी आपको बताया था। इससे कौन चट्टान बनाई थी, बेसाल्ट चट्टान बनी थी। जब मैंने आपको वो समझाया था, डायग्राम समझाई, तो ही मैंने आपको बताया था कि ये बेसाल्ट चट्टान के बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान जब ठंडी हुई थी ज्वालामुखी के उद्गार से, तो उसी से काली मिट्टी बनी। काली मिट्टी कैसे बनी, अपचयन और अपघटन हुआ है, इससे काली मिट्टी बन गई है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, ठीक है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी होती है, मतलब जो आप मॉइस्चराइज़र है वो काफ़ी अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकता है। इसकी जिसे कहते हैं मॉइस्चराइज क्रीम होती है, मतलब वो पानी को काफ़ी अच्छे तरह से ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। आप पानी डालेंगे वो ऑब्जॉर्व करती जाएगी, अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिससे हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है कि ऑब्जॉर्व करके रखती है हमेशा। जैसे कभी बहुत धूप आ गई और पानी नहीं मिल पाया तो वो ऑब्जॉर्व करे पहले से रखी होती है, ठीक है, तो इशू नहीं होता है।
जिसके कारण इनके कण काफ़ी पास पास होते हैं। इनकी कण जो है पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास में होती है, क्योंकि ऑब्जॉर्ब काफ़ी अच्छा कर लेती है। और इसमें होता क्या क्या है, तो मैग्नेटाइट आयरन पाया जाता है। मैग्नेटाइट आयरन होता है, एल्युमिनियम सिलिटेट होता है, ठीक है, एल्युमिनियम सिलिकेट पाया जाता है। और यहाँ पे ह्यूमस भी पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ह्यूमस क्या होता है, आगे मैंने बताया था। अगर आपको दोबारा देखना हो तो मैंने इसे जलोढ़ मिट्टी में बताया था। आप वीडियो आप पीछे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ह्यूमस भी पाया जाता है, जिसके कारण इनका कलर ब्लैक कलर का होता है। इसका कलर पहले, क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। आपने ह्यूमस आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते। अगर आपने कभी ह्यूमस नहीं देखा है अपने टाइम में कि ह्यूमस कैसा होता है, हमने कभी देखा ही नहीं है, तो आप पता है क्या, आप एक जगह देख सकते हो जहाँ पे जैसे गाय वाय होती है किसी लोग के पास, जब बारिश होने लगती है तो उस टाइम में लोग गोबर तो पात नहीं पाते, मतलब जो कंडे होते हैं उसके ओपले नहीं बना पाते हैं, गोबर के ओपले नहीं बन पाते हैं, ये बारिश कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि गोबर को एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसको मतलब सड़ाते हैं। महीने 2 महीने अच्छे से उसे कलेक्ट करेंगे और उसे खूब बढ़िया से उसको एकदम सड़ा लेंगे। जब वो सड़ जाता है तो वो किसी एक को बुलाते हैं, उससे मतलब डोला और जो भी होता है उसे लोग सड़ा के बेच देते हैं। तो पता है बाद में वो खाद बन जाता है। खाद कैसे बनता है, उसको सड़ाते रहेंगे महीने 2 महीने, जब खूब ढेर सारा कलेक्ट हो जाएगा तो वो फ़ोन करेंगे, भैया हमारा गोबर हो गया, आप आके ले जाइए। जिसके पता उन्हें पैसे मिलते हैं। हाँ, गोबर से आप पैसे कमा सकते हो। तो वो आता है, मतलब डोला वाला आता है, आपके गोबर उठाता है। आप जब सारा गोबर उड़ जाएगा, जब नीचे वाला एरिया होता है, गोबर आपका 1 पार्ट उठाएगा, 2 पार्ट उठाएगा, जब लास्ट पार्ट उठाएगा आप देखो ब्लैक कलर कुछ जमा होता है। और आपने कभी भी देखा हो ब्लैक कलर का जमा होता है गोबर के अंदर, वो पता है क्या होता है, वही होता है फॉसल्स। वो कीट होते हैं, कीट बच्ची, उनके फॉसल्स होते हैं। आपको फॉसल्स समझ में आ गया, फॉसल्स क्या होता है, वो ब्लैक कलर की लेयर होती है लास्ट वाली, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉसल्स कहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो, उसी को हम फॉसल्स कहते हैं। और दूसरी चीज़, काली मिट्टी में एक और ख़ास बात होती है, काली मिट्टी जब खुद सूख जाती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दर्रे पड़ जाते हैं, ठीक, उसमें क्रैक्स काफ़ी अच्छे क्रैक्स आ जाते हैं, जो एक तरह से अच्छा भी है और एक से नहीं भी होता है, ठीक है। अब इसमें खनिज देखते हैं, इसमें खनिज क्या क्या पाए जाते हैं। जो ये इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ये सब काफ़ी अच्छे से पाए जा सकते हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें फसल कौन कौन सी होती है, कपास, तिलहन, ये 2 फसल इसमें होती है। फिर लैटराइट मृदा, ठीक है। ये क्षेत्र जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। जैसे तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, यहाँ पे लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिलिका घुलकर, यहाँ पे मतलब जो होता है सिलिका और आयरन होता है, तो सिलिका घुलकर नीचे चली जाती है और लैटराइट मिट्टी आगे आती है, वहाँ पे एल्युमिनियम पाया जाता है। सिलिका नीचे चली जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, और एल्युमिनियम हमारे मतलब पानी में तैरता रहता है, फ्लो करता रहता है, हमें दिखता है। वह चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इस क्षेत्र में सिलिका घुलनशील होती है, घुलकर नीचे चली जाती है, और मिट्टी में एल्युमिनियम आयरन की अधिकता होती है, एल्युमिनियम आयरन पाया जाता है, और इसी जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को लैटराइटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब खनिज की बात होती है, इसमें खनिज क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम पाया जाता है, आयरन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। और इसमें क्या नहीं पाया जाता, सबसे पहली चीज़ नाइट्रोजन तो किसी भी मिट्टी में नहीं पाया जाता, आपने अभी तक सब देखा होगा।
किसी मिट्टी में आपको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन कहीं नहीं पाया जाता। फिर फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, पोटास भी नहीं पाया जाता, इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया और पोटास, यहाँ पे चीज़ें नहीं पाई जाती। अब फसल की बात होती है, या मसाले, चाय, कॉफ़ी, रबर और सिकोना आप सिकोना भी अच्छे से हो जाता है। मसाले, केरल मसाले काफ़ी अच्छे होते हैं, आम मसाले काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और चाय हो जाती है, कॉफ़ी हो जाती है, चाय की भी यहाँ पे आप अच्छे से लगा सकते हो, कॉफ़ी भी हो सकता है। फिर आता है पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। ये मृदा भारत के लगभग 2.85 लाख क्षेत्र में फैला। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पे इतने इलाके पाई जाती है? 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ओनली लेटराइट है कि 4 मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, बट हाँ, जैसे हम मेंस का प्री लिखते हैं तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए होता है, तो इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या कहता है, ये नोट्स आपकी काफ़ी ऊपर तक जाएगी, इसलिए ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इस मृदा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह अम्लीय होता है, इसके कारण ये अम्लीय होता है, ठीक है। इस मृदा में पोटास और फास्फोरिक व चूने की कमी पाई जाती है। इसमें क्या क्या नहीं होता? पोटास नहीं होता, फास्फोरिक नहीं होता और चूना नहीं पाया जाता है। फिर मरुस्थलीय मिट्टियाँ, ये भारत में लगभग 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पे बालू की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यदि पानी की उचित प्रबंध, यहाँ पे पानी का जो अगर अच्छा खासा पानी की व्यवस्था कर दी जाए कि तो इस मृदा की उर्वरा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर अच्छा खासा पानी हो जाए तो यहाँ पे उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। आपने देखी होगी यही चीज़ हमारी लाल मिट्टी में भी, वहाँ पे अगर पानी को अच्छा खासा प्रबंध कर दें, अगर वहाँ पे अच्छा खासा पानी की व्यवस्था कर दें, वहाँ पे उसकी भी हम उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। वही सेम प्रोसेस के साथ भी है, मरुस्थलीय मिट्टी के साथ, इसमें भी अगर पानी की अच्छी व्यवस्था कर देते हैं तो इसकी भी हम उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसमें खनिज क्या क्या पाया जाता है? ये मतलब घुलनशील लवण होते हैं, ये भी घुलनशील है, और इसमें तथा फास्फोरस की अधिकता, यहाँ पे फास्फोरस काफ़ी अच्छा पाया जाता है। ये फास्फोरस दिखा है मुझसे, बाय मिस्टेक का बन गया, ठीक है। यहाँ पे फा होना चाहिए, यहाँ पे फास्फोरस की अधिकता होती है, यहाँ पे फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में क्या नहीं पाया था? यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें भी। फिर होता है क्षारीय मिट्टी, यह मृदा भारत में लगभग 1.85 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। इसमें कैल्शियम पोटेशियम के कारण ये क्षारीय होती है, मतलब क्षारीय मिट्टी इसमें होती है, ठीक है। किसके कारण? यहाँ पे कैल्शियम पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए इसमें ये क्षारीय होती है। इस मृदा को उष्ण कल्लर और रेत आदि के नाम से भी जाने, इसे ऊषर मिट्टी भी कहते हैं, कल्लर मिट्टी भी कहते हैं, रेत और काफ़ी नामों से इसे जाना जाता है, क्षारीय मिट्टी। फिर आता है दलदली मिट्टी। जिस मृदा में पानी भरा होता है, जहाँ पे दलदल होता है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसे हम दलदली मिट्टी कह देते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है उदासी मिट्टी। उदासी मृदा, इसका pH होता है 7 pH होता है, और अम्लीय मृदा जिसका pH 7 से कम होता है। क्षारीय मिट्टी जिसका pH 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखो इम्पॉर्टेंट मिट्टी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी चाहिए तो आप आराम से पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनकी, और स्क्रीनशॉट लेके प्लस आप इसकी आप खुद से अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा। ये हमारा नया चैनल है सरकारी नौकरी के नाम से, ठीक है। अगर आपको पूरी क्लास करनी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको
क्लासेस करनी है। तो ये हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है 25 दिसंबर 2015। ये हमारा पेट लगा, जैसे हम अगर 26 का हम पेट देंगे तो पेट हमारा सितंबर के टाइम पे होता है, ठीक है। आज भी हमारे पास फिर भी काफ़ी टाइम है, 7-8 अप्रॉक्स 10 महीने हमारे पास है, तो आराम से कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स। और ये हमारा अगर आपको करना हो तो इसकी फ़ीस ओनली आप इसकी फ़ीस ओनली 999 रुपीज़ है, ठीक है। इसकी फ़ीस ओनली 990 रुपीज़ है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हो, ये क्लास हमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगी। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करके बता सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर हमारे चैनल को देखने के लिए, बहुत बहुत आपका थैंक यू। आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। हमारे अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, आप जो भी हो आप कमेंट कर सकते हो। और लोगों को शेयर करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। राधे राधे।